तो हेलो दोस्तों, हमें आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 55 है वो क्या कहती है, किसके संबंध में ये बात करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस धारा में यही जानेंगे। इससे संबंधित एक केस भी है, वो केस भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 55 है वो क्या कहती है। 55 कहता है खान और खनिज। खान और खनिज, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, नाम सुने ही होंगे। यह भी राजस्व संहिता में इसका भी उपबंध है, प्रावधान है खान और खनिज का भी, जहाँ पे खुदाई उदाई होती है पहाड़ों में। ठीक है, उसका भी उपबंध है इसके अंतर्गत। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है ये। एक बार मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये है क्या। ये कह रहा है कि इस संहिता के किसी बात के होते हुए किसी खान को संचालित करने, इस संहिता के किसी भी बात के होते हुए, ठीक है, किसी खान को संचालित करने के लिए, चालू करने के लिए, या उसमें काम करने, या उसमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्पादन करने के लिए, उस खान में संचालन करने के लिए, या उसमें काम करने के लिए, या किसी खनिज पदार्थों का उत्पादन करने का अधिकार खान और खनिज विकास, इसका जो अधिकार है वह, ठीक ना, वह विकास और विनिमय अधिनियम, खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 द्वारा शासित होगा। यानी ये संहिता, ये धारा, इस संहिता का जो धारा 55 है, इसका जो पहला पॉइंट है, उपधारा 1 ये क्या कहता है, इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी खान या खनिज है, आप उसको संचालित करना चाहते हैं, या उसमें काम करना चाहते हैं, या उसका उत्पादन करना चाहते हैं, विनिमय करना चाहते हैं, तो इसका जो अधिकार है, ठीक है, जो इसका अधिकार है, जो इसका प्रावधान है, वह विकास और विनिमय अधिनियम, खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 द्वारा ही शासित किया गया है। ठीक है, अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, क्या सब सेक्शन 2 क्या है इसमें। सब सेक्शन 2 इसका कह रहा है कि किन्हीं खान या खनिज की कार्य प्रणाली या उसके उत्पादन से संबंधित प्रयोजन के लिए और इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को क्रिया से, ये कह रहा है कि उत्पादन से संबंधित प्रयोजन के लिए और इस संहिता के उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक, यानी स्टार्ट होने के दिनांक से क्रियाशील, सेलेक्टेड, ठीक ना, इस संहिता द्वारा निर्देशित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाघृत या पट्टाघृत समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा उपयुक्त पट्टा के निबंध और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे किराए के संदाय पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक को प्रवृत्त था बना रहेगा। ठीक है, तो इस संहिता का जो सब सेक्शन 2 है ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी जमीन है, ठीक है, कोई ऐसी जमीन है जो राज्य सरकार के द्वारा उसे नियमितता अनुसार पट्टे पर दिया गया, या पट्टे पर वह भवन, जो भवन है वह समझा जाए, या पट्टेदार के पास कोई वैध कब्जे का प्रमाण हो, ठीक है, उपयुक्त पट्टा के निबंध शर्तों के अधीन रहते हुए जो पट्टा हुआ है
उसकी जो पट्टे की जो शर्त होती है, पट्टा करने की जो शर्त होती है, उसके उपबंधों के शर्तों के अधीन रहते हुए, ठीक है, ऐसे किराए या संदाय पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक को प्रवृत्त बना है, ठीक है, बना है, वह बना रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि खान एवं खनिज अधिनियम की जो धारा 2 है, खान और खनिज अधिनियम, खान व खनिज अधिनियम 1957 की धारा 2 है। 2 क्या कहती है? ये धारा 2 क्या कहती है? ये धारा 2 ये कहती है कि यह धारा स्पष्ट करती है कि खान एवं खनिज केंद्रीय सरकार का विषय है। खान और खनिज ये केंद्र सरकार का विषय है, न कि राज्य सरकार का यह विषय है, ठीक है। कहाँ उत्खनन करना है, कहाँ खान निकालना है, कहाँ तेल निकालना है, ठीक है, ये केंद्र सरकार का विषय है, न कि राज्य सरकार का विषय है। ये धारा ये कहती है, इस एक्ट की जो धारा 2 है ये कहती है, कह रहे केंद्र कोई भी खान एवं खनिज को निजी संपत्ति नहीं समझा जा सकता। कोई भी खान है, खनिज है, उसको अपना निजी संपत्ति नहीं समझा जा सकता है या मानता। इसलिए खान एवं खनिज के मामले में बनाया गया नियम एवं विनिमय केवल जनता के हित में किया जाना चाहिए, केवल जनता के हित में ही किया जाना चाहिए। अब इसी एक्ट की जो धारा 3A है वो क्या कहती है? इसी एक्ट की जो धारा 3A क्या प्रावधान कर रहा है? इसी एक्ट का, इस एक्ट का कह रहा है खनिज में सभी खनिज सिवाय तेल के सम्मिलित हैं। खनिज में जो सभी खनिज सम्मिलित हैं सिवाय तेल के, तेल को छोड़ करके सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं इस एक्ट के तहत। खनिज में खान एवं खनिज यह इंगित करती है कि समस्त खान एवं खनिज राज्य के अंतर्गत होता है। यह इंगित करती है कि जो समस्त खान एवं खनिज है वह राज्य के अंतर्गत है। एवं खान एवं खनिज एक्ट 1957 में से शासित होता है। अतः किसी खान में कृत और कार्य का अधिकार अथवा उससे कोई खनिज निकालना इस अधिनियम 1957 में 57 से शासित होता है। ये एक्ट ये कहती है, ठीक ना, जिसका धारा ये कहता है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी खान या खनिज कृत या कार्य है, ठीक ना, जिसका अधिकृत या कार्य का अधिकार अथवा उससे कोई खनिज निकालना इस अधिनियम के तहत यह शासित है। इस अधिनियम के तहत आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और खान और खनिज चलाने का या चालू करने का या उसमें काम करने का या उसमें, ठीक है, उत्खनन करने का जो अधिकार है, जो काम है, वह भी इसी एक्ट के तहत है, इसी एक्ट में ही शासित है। और ये किसका विषय है? ये केंद्र सरकार का विषय है, ठीक है, ये कहती है। इसी संबंध में एक केस है, हम लोग जानते हैं। ये केस ये कहती है जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यह विनिश्चय था कि कंपनी द्वारा अपनी ही भूमि पर होटल के निर्माण के लिए, कंपनी के द्वारा अपनी ही भूमि पर होटल के लिए, कोई कंपनी थी जो अपनी ही उसकी वो भूमि थी, वह बने हुए मकान, पूरा जब वहाँ पे मकान बनी हुई थी तभी वो खरीदा था वो कंपनी, और उस क्या किया, वो मकान तोड़वा करके उस पे होटल बनवाना चाहता था वह कंपनी। तो वही केस है इसमें। कह रहा है होटल के निर्माण के लिए नींव की खुदाई तथा उसे डालने का कार्य
खनिकर्म की कोटि में नहीं आता। जो कंपनी के द्वारा उस अपनी ही जमीन पर खुदाई हो रही थी नींव डालने के लिए, नींव मजबूत करने के लिए, नींव डालने की काफ़ी खुदाई की गई थी, तो वह खनिज उत्खनन के कार्य में नहीं आता है। इस केस में ये बताया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, कह रहा है उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्य अंतर करने योग्य हैं। याची कंपनी के उच्च न्यायालय के समक्ष 9 एकड़ भूमि पर उस पर खड़े हुए भवन के साथ खरीदा था। कंपनी ने भवन को ध्वस्त कर दिया था। कंपनी ने भवन को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। कोई कंपनी थी जो उसे ध्वस्त कर दी थी, गिरा दिया था पूरे बिल्डिंग को। पहले किसी और की वो 9 एकड़ जमीन थी जो पूरी बनी हुई मकान खरीदा था, और उस पर किसी और ने कंपनी लगाना चाहता था, तो कंपनी ने क्या किया? उस मकान को गिरवा दिया, सारे मकानों को। कह रहा ध्वस्त कर दिया। तत्पश्चात होटल का निर्माण किया था। उपयोग कर लिए गए खनिज भवन के नींव के लिए कर दिया गया था। उपयोग किए गए खनिज, ठीक है, जो नींव की खुदाई हुई थी उसके उपयोग के लिए कर दिया गया था, टैक्स दिया गया था। प्रोमोटर्स एवं बिल्डर्स के मामले में यह संप्रेषित किया गया था कि नींव डालने के लिए मिट्टी की खुदाई वाले भवन निर्माण का कार्य आवश्यक रूप से खनिकर्म किए जाने का अर्थ प्रदान नहीं करती है। सामान्य मिट्टी का अंतिम उपयोग संक्षिप्त रूप से अवधारित किया जाना चाहिए। ठीक है, पुनः प्रयागराज पावर जनरेशन के मामले में गठित कमेटी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट थी। कह रहा है कि जब प्रयागराज का जो गठित रिपोर्ट थी, जब उसके द्वारा निरीक्षण किया गया था उस भूमि पर, कंपनी द्वारा पत्थर एवं चट्टान 8,32,000 घन मीटर की खुदाई, 8,32,000 घन मीटर की खुदाई हुई थी। ठीक ना। वर्षा जल संरक्षित तथा धारक दीवार के निर्माण के लिए प्रयुक्त पत्थर चट्टान 48,000 घन मीटर थे। फिर कह रहा है कि बैंक फीडिंग सड़कें निर्माण के लिए 6,76,000 घन मीटर गिट्टी तथा पत्थर का उपयोग किया गया था। 18,000 घन मीटर पत्थर तथा गिट्टी स्थल पर जमा की गई थी। सामान्य मिट्टी का 5,12,670 घन मीटर का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये सारी खर्चे थी उस कंपनी के द्वारा जब मकान को गिरा करके वहाँ पे कंपनी के द्वारा जब होटल बनाया गया था। तो ठीक है, जब ये मामला कोर्ट में गया तो प्रयागराज स्थल वहाँ पे क्या किए, एक टीम बना करके वहाँ का स्थल निरीक्षण किया गया था। तो ये सारी रिपोर्ट थी। ठीक है, तो आई होप कि ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।